जैसे मैंने बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 2035 करोड़ के शेयर्स शुक्रवार को कैश मार्केट में बेचे, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज की बिकवाली खरीदारी अभी भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। करीब 2320 करोड़ के शेयर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे। याद रखिए, मार्च में अब तक करीब 15,000 करोड़ की निकासी कैश मार्केट में दिखी है, तो हाँ, वो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ ट्रेंड नजर आया। लेकिन दो स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, हिंदुस्तान कॉपर और इसके अलावा मणप्पुरम फाइनेंस। हिंदुस्तान कॉपर एक नया एडिशन होगा, मणप्पुरम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहा है। लेकिन इस बीच डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, एफआईआई डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा दिखेगा? पहले तो आशीषा, अभिषेक और सभी दर्शकों को ये जो भारत की कल जीत हुई है उस पर बहुत बहुत बधाई। मैंने आधा ही मैच देख पाया, बाद में शोर शराबे से पता लगा कि हाँ, इंडिया जीत गई है। तो आपने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर ही लिया है, तो इस पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाज़ार भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा तैयार हो रहा है अब, और वो भी अपने बॉटम्स को ढूंढ रहा है, अपने खिलाड़ियों को उतारेगा सिस्टम में, और शायद वो भी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बाज़ार में और क्रिकेट में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड बॉल्स एंड लिमिटेड टाइम होगा, लेकिन मार्केट्स के पास इस समय लिमिटेड टाइम नहीं है। मार्केट्स को थोड़ा अनलिमिटेड टाइम के साथ वो प्ले करेगा, और मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे बॉटमिंग आउट सिचुएशन जो है मार्केट की वो हो रही है। मैं दो वजहों से आपको बताता हूँ मैं ऐसे क्यों बात बोल रहा हूँ, या मैं आज थोड़े अलग से मूड में क्यों आके ये बात रखना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, अगर आप कुल मिला के चेक कर रहे होंगे मार्केट्स को, तो आप एक चीज़ और चेक करेंगे कि निफ्टी के अंदर इस समय की जो पोजीशंस बनी है वो 22,000 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर बनी है। यानी कि 22,000, 22,200, 300 का पूरा एक सपोर्ट एरिया ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है, और अब हम 22,500 पे हैं। एफआईज की बदौलत पहुँचे हैं क्या? नहीं। क्या डीआईज की बदौलत पहुँचे हैं? यस। तो डीआईज की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी आपने मेरे से एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एफआईज के क्वेश्चन पे अभी भी ना करा है। एक किस्म से देखा जाए अच्छा भी है। अगर एफआईज बहुत बड़े पैमाने पर बाद में आना चाहें तो भले बाद में आएँ, और मोस्ट वेलकम है बाद में अगर आना चाहें। लेकिन डीआईज ने बेस बनाने का काम बहुत अच्छे से किया है, सुदृढ़ता से किया है, और मार्केट ने हल्का हल्का रिवॉर्ड भी दिया है। 22,000 से 22,500 कहने को करीब 1.5 से 2% हम ऊपर आए हैं, लेकिन गिरावट रुकी। 1.5 से 2% ऊपर आना, इट्स अ गुड साइन, ये अच्छा साइन है। क्या रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो गया है? नहीं, रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी 70% के आसपास खड़ा हुआ है। ये बात मैंने आपको आज से करीब ढाई महीने पहले बताई थी कि रिटेल ने बिल्कुल अमतम, यानी कि ना खचाखच माल भर रखा है। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक्चुअली में। अगर आप मेरे से पूछे इंडिविजुअली तौर पर, हाँ, मैं सबकी वॉइसेस के साथ अपनी वॉइस को ना मिलाऊं, और आप मेरे से इंडिविजुअली एक कमरे में बैठ के पूछे कि आपको क्या लगता है कि मार्केट्स के अंदर गिरावट की वजह क्या रही सबसे बड़ी, तो मैं बोलूँगा रिटेल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन मार्केट्स के अंदर गिरावट की वजह बनेगा गया। क्योंकि एफआईज जब नहीं आ रहा था तो रिटेल ऑलरेडी लबालब भरे हुए था, और बाजार धीरे धीरे करके नीचे आता गया, और उसको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। नहीं तो यही 26,000 करोड़ रुपया अगर आप इसको 5 महीने में जोड़ दें तो करीब करीब 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तो सिर्फ एसआईपी की बन गई बॉस। अगर हम सिर्फ नंबर्स पे चले जाए ना कि 3 लाख करोड़ रुपए का एफआईज ने माल बेचा है, तो उसका करीब करीब आधा माल रिटेलर्स के पास था। सोच के देखो आप, 26,000 करोड़ डीआईज तो नहीं दे रहे ना, एफआईज ने, रिटेल नहीं दिया है, भले किश्तों में करके दिया, एक साथ नहीं दिया। तो आप ये सोचिए कितना बड़ा क्वांटम था, लेकिन वो क्वांटम इसलिए नहीं बच पाया क्योंकि मार्केट्स के अंदर रिटेल की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। ये 3 की होल्डिंग्स हम चेक करते हैं, चौथे की भी चेक करनी चाहिए, हालांकि हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, बट हाँ, वो प्रो अकाउंट्स होते हैं या फैमिली अकाउंट्स होते हैं, वहाँ से काफ़ी हद तक आपके ट्रिगर्स वगैरह का आइडिया लग सकता है अगर आप चेक करना चाहें तो। कुल मिला के मैं एफआईज डीआईज पे बोलूँगा कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा बड़ा। हाँ, एक संकेत मैं सुबह जब ग्लोबल मार्केट्स के बारे में सुन रहा था तो बार बार टैरिफ की वर्ड आया। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार और बताया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये हर कई किताब में नहीं लिखा, और ये बैक टेस्टेड वाला है। आपने अगले 10 दिन में टैरिफ का इम्पैक्ट देखना ही भूल जाएंगे। बहुत हो गया बस टैरिफ के नाम पे। टैरिफ के नाम की हुड़की आप हर देश को नहीं दे सकते, टैरिफ के नाम की हुड़की आप हर किसी से बात नहीं कर सकते।
अगर आपने 4 बार अमेरिका और इंडिया के बारे में और टैरिफ बोल दिया ना तो इंडिया और चाइना ही आपस में बराबर ना हो जाए, और इसकी पहल हो चुकी है। खुद चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत को हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए ताकि ना, हालांकि दोनों ही प्राणी खतरनाक हैं देखने को जाए तो, चाइना भी और यूएस भी, बट कहने का मतलब होता है कि दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ हो सकता है अगर आप बार बार टैरिफ को लेकर लगाएंगे। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, पीयूष गोयल ऑलरेडी यूएस में है, काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल आउट हो रही हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच में आके बोला कि हम इंडिया से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी हद तक वो मान भी गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्पेशली इंडिया के रिगार्डिंग जो टैरिफ वाला मामला है, अब वो ज़्यादा नहीं सुनेंगे, पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आप ज़रूर सुनेंगे, एक्चुअली में नहीं सुनेंगे। और एक्चुअली में उसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है। इसकी सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये ना, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में बोला उसी दिन ही मार्केट ने अपना बेस बनाया। उस दिन पहली बार, लास्ट बार हमने 22,000 के लेवल देखे, उसके बाद इसके ऊपर के लेवल पे खड़े हुए। कहने का मतलब अब टैरिफ से चिंता कम हो रही है, बस फॉल ऑफ बाइंग चाहिए। पिछले 3 महीने में एक ही प्रॉब्लम से हम जूझे हैं कि हम रुक तो जाते थे लेकिन फिर धक्का नहीं मिलता था, फिर हम फिर टूट जाते थे। तो एक धक्का भी और चाहिए, बाजार को थोड़ा और पुशअप चाहिए, ये 22,800 को ब्रेक कर दे। जब तक 22,800 को ब्रेक नहीं करेगा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, 22,800 जो एक टाइम पे हम चर्चा करते थे कि क्या निफ्टी के लिए सपोर्ट का लेवल है, वो रेजिस्टेंस का लेवल हो गया है। लेकिन देखिए, चूंकि थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं, उसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एफआईएस के जो पिछले 3 दिन का जो सेलिंग का जो क्वांटम रहा है ना, 2,000 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच का रहा है, तो बहुत छोटा सा क्वांटम है। और हम ये आशंका जता रहे थे कि क्या एफआईएस का पैसा फिर से चीन जा रहा है। चीन को लेकर एक थोड़ी सी एक नेगेटिव हम डेटा कहेंगे कि वहां पर जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है 13 महीने में पहली बार 0% के नीचे गया है। तो ये एक नोटिस करने वाली चीज है। लेकिन निफ्टी पर आते हैं, कम से कम 22,000 को बचाया निफ्टी ने, अब 500 पॉइंट और ऐड कर लिए। डिम्पी, आज फिर करें क्या? गिफ्ट निफ्टी देखिए थोड़ी सी शुरुआत जो है ना, सुस्ती के ही संकेत दे रहा है 50-60 अंकों की। क्या अगर थोड़ा नीचे मिले गैप के साथ, गैप डाउन मिले, बाइंग करना चाहिए, या फिर एक बार 22,700-800 निकल जाने दे, उसके बाद नई एंट्री करनी चाहिए? देखिए, एकोमुलेशन का स्टांस हम छोड़ चुके हैं। हम बाय तो ऑलरेडी बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, आपको पता है, हमने बाय तो करवाया ही नहीं। अब 2-2.5 महीने से खुद बकायदा हमारे साथ बैठ के सुन रहे होंगे, तो हमने 3 प्रिंसिपल्स लेके चले थे, बाय राइट एंड सिट टाइट, सेकंड इज नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एंड थर्ड वाज इन एकोमुलेशन, कि आप एकोमुलेट करते चलना, यानी कि जब भी आप गिरेगा तो बाजार आपको उसको प्लस करना है। उसमें से तीसरा प्रिंसिपल यानी कि एकोमुलेशन के स्टांस को हमने पिछले 3-4 दिन पहले ही छोड़ा, यानी कि लास्ट वीक ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब एकोमुलेशन करने का भी नहीं है। मैं बहुत ही ऑनेस्टी होकर साथ रखता हूँ सारी बातें। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं 26,000 पे बोलूँगा कि खरीद लो और 22,000 पे भी बोलूँगा खरीद लो, बाजार तो ठीक है। अरे भाई, कैसे ठीक है, कैसे ठीक है बताओ ना। 25,000 25,500 पे लिया हुआ माल 22,000 आते आते तक आपके मार्जिन ट्रिगर हो जाएंगे। कैसे ठीक है मार्केट? कौन कहता है मार्केट ठीक है? मार्केट तो ख़राब है ना। तो मैं इस बात में जाऊंगा नहीं कि कौन क्या है और कैसे नहीं है। हम अपनी फिलॉसफी पे चलते हैं, अपना पॉइंट आपके सामने रखते हैं कि देखिए, हमने अगर आपसे ये कहा कि आप एकोमुलेशन करते जाओ तो उस बात पे हम अभी भी अड़िग हैं। हमने ये कहा कि हर 500-600 पॉइंट पे आप निफ्टी के अंदर माल भरते जाओ। अगर आपको 10 मौके मिलते हैं तो आपके पास कम से कम 500 पॉइंट का अगर आप फ़र्क करते हैं तो आपको पास 6-7 मौके आप अच्छे से एग्जॉस्ट कर चुके होंगे। तो आप अपने एकोमुलेशन स्टांस को रोक दो, जो ले रखा है उसी को ही धीरे धीरे करके अब ऊपर आने दो, क्योंकि ज़्यादा लेना माल भी फिर खतरनाक है, हैंडल नहीं होता। ठीक, तो अगर आपने एकोमुलेट किया हुआ है, मैं एग्जांपल से लेकर चलता हूँ। किसी ने 24,000 से शुरू किया था, 24,000, 23,500, 23,200, 22,800, 22,500, 22,300, 22,000, ऐसे ही लिया होगा। एकोमुलेशन तो इतना तो फ़र्क डाला ही होगा 400-400 पॉइंट का निफ्टी का। तो मैंने 6 बार ये बात बोल दी, 6 से 7 बार। तो अब आपके पास 22,000, 22,300 और 22,500 वाला हिस्सा प्रॉफिट में आ चुका है। आपके लास्ट के जो 3 सौदे लगे होंगे तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके होंगे। तो या तो आप एक काम करो, उन सब के एवरेजेस के साथ ही खड़े रहो, नहीं तो जो आपने नीचे के लेवल पे लिया उसको धीरे धीरे करके काटते जाओ। उससे क्या होगा कि नीचे के प्रॉफिट्स आपके ऊपर की कॉस्टिंग को या तो कम कर देंगे, नहीं तो अगर आपके पास टिके रहने की कैपेबिलिटी है तो मैं करूँगा बिल्कुल टिके रहना चाहिए। एक चीज़ पे आके मैं ज़रूर अपने आप को रोक दूंगा, वो है 22,800 का लेवल। 1 मिनट के लिए जरा 22,800 की ऑप्शंस मैंने दिखाई थी, खैर प्रोड्यूसर साहब ने नहीं बनाई होंगी हो सकता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। 22,800 की कॉल ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन सिन चेक करेंगे ना तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट उसी में ही खड़ा है। 1 लाख से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इसके अंदर। ये 22,800 की कॉल, वेरी गुड, जिसने फायर की है। अब आप देखोगे इसके अंदर ना आपको प्रीमियम्स धीरे धीरे करके शॉर्ट हुए हैं, यानी कि प्रीमियम्स अभी भी नहीं आ रहे हैं इसके अंदर।
ये प्रेशर बनाने का काम कर रही है ये कॉल्स। तो 22,800 जब तक आप पार नहीं करोगे, दिक्कत की दिक्कत मार्केट्स के अंदर रहेगी। अभी इसको ऊपर आने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए 22,800 तक के तो पुल बैक के साथ मैं राजी हूं, लेकिन इसके बाद क्या होगा पता नहीं। अगर आप वैसे भी समझना चाहें तो 22,800 को आप एक लाइन के तौर पर समझें कि इसके ऊपर अगर आप खड़े हैं तो आप बुल्स के खेमे में पहुंच गए, और अगर आप इसके नीचे खड़े हैं तो अभी भी आप बियर्स के ही खेमे में हैं। तो थोड़ी मेहनत, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी मेहनत और चाहिए, एक धक्का और चाहिए, थोड़ा सा ऊपर बाजार को और चाहिए। अगर आ जाते हैं तो फिर वेरी गुड, बहुत अच्छा साइन होगा। एक और अच्छी चीज़ है, मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम नहीं है, तो छोटे से ही पुश से ना, छोटा सा ही वॉल्यूम डालने से बाजार रिएक्ट कर रहा है उस पर, है ना, मोर द रिएक्शन हो रही है विद द लो वॉल्यूम ही। तो वॉल्यूम थोड़ा भी अगर जुड़ जाएगा तो काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को साथ आना है, उस सभी लोगों में से थोड़े लोग भी आ जाते हैं, तेज़ी करते हैं, तो बाजार रिएक्शन दे रहा है उस पर भी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप 22,500 और 22,000 में काफ़ी बड़ा गैप कर चुके हो, तो आपका सपोर्ट मीडियन ऑफ दिस लेवल है। 22,300 का सपोर्ट है, 22,000 का दूसरा सपोर्ट है। S1 S2 डाल देना। पहला टारगेट 22,700 का, दूसरा टारगेट 22,800 का। कैसे ट्रेड करना है? अगर आपने पोजीशंस ले रखी है, एकोमुलेशन बना रखा है, कोई नया सौदा मत लेना, जो ले रखा है उसी को ही होल्ड करना। मान लो मैंने 22,000 पे कोई माल लिया है, तो मैं अपना माल 22,800 पे काट दूंगा। 22,000 वाला, इसके ऊपर वाला तो मेरे को रखना पड़ेगा, है ना। 22,000 वाला काट लूंगा, 800 पॉइंट में अपनी जेब में डाल लूंगा। ये 800 पॉइंट या तो मैं कॉस्ट में से कम करूं, या तो मैं अपने प्रॉफिट की बुक्स में लिख दूं, ये मेरे ऊपर है, ये मैं कैसे इसको सोचता हूं। लेकिन 22,000 का लिया हुआ माल 22,800 पे काटना मेरे को जमता है। अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, तो फिर आपका अपना फैसला, फिर आप अपनी रणनीति के साथ चलेगा। आप मेरे को सुन के वैसे भी काम नहीं करेंगे, ठीक। अब मैं आता हूँ कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। देखिए 22,300 ब्रेक होने पर एक कन्विक्शन लॉस होगा और हम 22,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी कम लगती है, इसलिए मैं 22,300 और 22,000 का एक सपोर्ट मानते हुए आगे ऊपर की तरफ ट्रेड करूंगा। नो एकोमुलेशन, नो डिप्रेशन, ठीक, और ना ही नो एग्रेशन, नथिंग वथिंग, कुछ नहीं, चुप करके शांति से इस हफ्ते को मैं बीतने दूंगा। और शुक्रवार की वैसे भी छुट्टी है होली की वजह से, तो आराम से ट्रेड कीजिएगा मार्केट के अंदर। पर ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले हफ्ते अंडर परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी में 1.5% की तेज़ी दिखी, लेकिन निफ्टी बैंक करीब आधे % की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया 48,500 के आसपास। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और यहाँ पर कौन से लेवल्स पर अब हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक ने भी यही काम किया, बट निफ्टी बैंक पुल बैक में, पिछले 2-3 दिन के पुल बैक में थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी के। उसकी बड़ी वजह है थोड़ा रिलायंस का एक्टिव हो जाना वापस। आपको पता ना, रिलायंस ने 1200 के लेवल को भी तोड़ दिया था और वो 1160 तक पहुंच गया था। एक मिनट जरा रिलायंस का रेट दिखाइएगा, आपको ये देख के अच्छा भी लगेगा। और देखिए क्या शानदार पुल बैक दिखाया। ये 1160 से सीधा 1250, यानी कि 100 रुपये सिर्फ 3 सेशंस में आए हैं रिलायंस से। और ये 100 रुपये रिलायंस को जोड़ने में पूरा 1 महीना लग जाता है, उसने 3 सेशन में करके दिखाया। तो जो एग्रेशन आया ना, जो एक पुल बैक आया रिलायंस के अंदर, इट्स अ वेरी गुड साइन। जैसे मैंने कहा ना आपको कि मार्केट के अंदर, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ऐसे ही कुछ बड़े प्लेयर्स की बड़ी पारी चाहिए। कल रोहित शर्मा बढ़िया खेले, बड़ी पारी बन गई, काम आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कल बढ़िया प्ले दिखाया, परसों बढ़िया प्ले दिखाया, काम आ गया, आपके 22,500 टिका रह गया। तो ऐसे इन बड़े प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है। अभी भी आता हूँ मैं बैंक निफ्टी के लेवल पे। HDFC थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड में है, चल नहीं रहा, बट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने पास रहेगी। अब आते हैं लेवल के हिसाब से 48,000, क्योंकि बेस है और ट्रिपल बॉटम है। मैंने कई बार आपको चार्ट में दिखाया था कि इसने वो बॉटम्स को ब्रेक नहीं किया था, जबकि निफ्टी ने कर दिया था। तो ये बचे हुए लेवल्स हैं। 48,000 आपका सपोर्ट हो गया। इससे पहले कोई सपोर्ट खास बनता नहीं है। आप रखना चाहें तो 48,200 भी रख सकते हैं, बट वो कहीं स्विंग में मारा ना जाए, इसलिए 48,000 ही स्टॉप रखना अपना, अगर आप लेके बैठे हो तो। इसमें भी आपने एकोमुलेशन किया होगा, यानी कि ऊपर से खरीदते आए होगे और लास्ट आपका खेप अगर 48,000 के आसपास का लगा है तो रुक जाना। कहाँ तक रुकना है मैं ये भी बता देता हूँ। 48,800 एक बार पार होने पर 49,200 सीधा आएगा, जिसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सारे मैं आपको DMA लेवल्स और EMA लेवल्स को कैलकुलेशंस करके पिवट्स पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो 49,200 तक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बन जाती है। तो यहाँ तक अगर आप पुल बैक करके अगर आ जाते हैं तो काम आपका बन सकता है। तो इसलिए जिन्होंने 48,000, 48,200 पे खरीदा है,
कम से कम हजार पॉइंट के प्रॉफिट काटना अगर नीचे के लेवल पे प्लस किए हुए हैं, और ऊपर के लेवल पे आपकी कॉस्टिंग 1000 पॉइंट से सीधी सीधी कम होती जाएगी। ठीक जी, तो ये पॉइंट्स आपको रखने। नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, नया एवरेज करना नहीं है, पुराने माल को सिर्फ हैंडल विद केयर करना है और अभी कुछ नहीं करना। बाजार पुल बैक मोड में आना चाहता है, लेकिन एक कंफर्मेशन 22,800 और 49,200 के बाद ही होगी। इससे पहले तक अभी भी आप दुश्मन की ही टेरिटरी में हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ब्रेवरी से, काफ़ी हिम्मत से आप युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप दुश्मन को मार भी पा रहे हैं। लेकिन अब आप अभी भी अपनी मातृभूमि में, अपनी बुल्स की भूमि में नहीं आए हो, तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर अगर कभी भी क्रैक आता है तो आप इतना माल ना भर लेना कि वापस दिक्कत आ जाए। इसलिए इस तेज़ी को मैं नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन में डाल के छोड़ देता हूँ। इससे मोह भी नहीं पालना, इससे राग द्वेष भी नहीं करना, शांति से सहज मुद्रा में बैठे रहो, बस इस तरह का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। काम कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से सारा निफ्टी, बैंक निफ्टी डाटा और सब चीज़ें जो मेरे पास थी, जो मैं आपके सामने रख सकता था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और धीरे धीरे करके और मेहमान भी जुड़ते जाएंगे, उन सब से होगी बातचीत। कुणाल जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा आपका टेक निफ्टी, बैंक निफ्टी पर और भारत की शानदार जीत पे भी आपको बहुत बधाई सर। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, कल का दिन बहुत ही बढ़िया गया। कल एक बहुत ही बढ़िया सा दिन था। लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी घर में आई है, तो आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बात करते हैं निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो फिलहाल तो देखने जाए तो 60-70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी आज के दिन में हमें एक साइडवेज मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मैं बात करूं, 22,552 के अराउंड निफ्टी का क्लोजिंग है। एंड लगातार पिछले 2 दिन से, यानी कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही जो है वो मोमेंटम दिखा रही है। इतना ही नहीं, आप डिम्पी जी ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करिए तो थ्रू आउट स्ट्राइक प्राइस आपको पुट में एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन ही देखने को मिल रही है, और कॉल साइड में भी आप देखिए तो आउट ऑफ द मनी में एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन है। यानी कोई क्लियर डायरेक्शन ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस पे भी नहीं मिल रहा है। इवन डेली चार्ट के बेस पे भी ऐसा कोई खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। सो मेरा जो मानना है वो थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम का है। ऊपरी लेवल की बात कर लेते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस फिलहाल हमें देखने को मिल सकता है डिम्पी जी, वो जो गैप डाउन हुआ था 24 फेब को, उसका जो अपर लेवल है यानी कि 22,720, तो हम 22,750 पकड़ के चल सकते हैं। वो है जो आने वाले दिनों में एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है। लोअर लेवल पे जो हर्डल हमें एज अ सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो हो जाएगा आपका 22,250। तो 22,750, 22,250 इसी रेंज में फिलहाल निफ्टी हमें घूमते हुए देखने को मिल सकती है। और वो बड़ी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ जो 200-250 पॉइंट एनी टाइम निफ्टी हमें दिखा रही थी। सो मोस्टली जो व्यू है साइडवेज का, ये 22,750 ऊपर में अगर ये ब्रेक होता है तो आपको अच्छे लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, और लोअर लेवल पे 22,250 का काफी अच्छा सपोर्ट है।